नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल दिस वीक में आपका स्वागत है। और दिस वीक में यानी कि इस हफ्ते जो शहर में मुख्य तौर पर घटित हुआ उसके बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर्स डे की। शहर भर में कई कार्यक्रम हुए। डॉक्टर्स के सम्मान के लिए आयोजित हुए कार्यक्रमों में डॉक्टरों को सम्मानित भी किया गया। नेशनल डॉक्टर्स दिवस के अवसर पर 27 डॉक्टरों की फेलिसिटेशन सेरेमनी चंडीगढ़ रोटरी क्लब सेंट्रल द्वारा आईएमए सेक्टर 35 में करवाई गई। चंडीगढ़ के डीसी मनदीप बराड़ की अध्यक्षता में यह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की गेस्ट ऑफ ऑनर रहे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अमनदीप कंग। रोटरी क्लब सेंट्रल के अध्यक्ष रोटरियन आशीष मिड्डा ने कोविड महामारी के दौरान डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा भावना की प्रशंसा की। आशीष ने कहा कि हम सब सेवा का हिस्सा तो नहीं बन पाए, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टरों का सम्मान तो कर ही सकते हैं। डीसी मनदीप बराड़ ने कहा कि भगवान के बाद डॉक्टर ही मनुष्यता की सेवा में लगे रहे। नेशनल डॉक्टर डे पर सभी डॉक्टरों का सम्मान होना चाहिए और वह इसके हकदार भी हैं। कार्यक्रम में सम्मानित होने वाले डॉक्टर इस प्रकार रहे: स्वर्गीय डॉक्टर बलबीर सिंह, स्वर्गीय डॉक्टर एस.के. कंबोज, स्वर्गीय डॉक्टर आर. कुमार, स्वर्गीय डॉक्टर प्रदीप दयाल, डॉक्टर परमजीत सिंह, डॉक्टर हनी साहनी, डॉक्टर अमरजीत सिंह, डॉक्टर दविंदर कुमार, डॉक्टर अपूर्वा, डॉक्टर प्रीत मोहिंदर, डॉक्टर रचना कुमार, डॉक्टर नवदीप अटवाल, डॉक्टर प्रकृति महाजन, डॉक्टर तहमीना खान, डॉक्टर मंजीत सिंह, डॉक्टर अंजू भाटिया, डॉक्टर दीपक बेरी, डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर सभ्यता शर्मा, डॉक्टर रजनीश सिंह, डॉक्टर करणजोत कौर, डॉक्टर JPS बावा, डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर मिथुन हस्त्यर, डॉक्टर मनदीप सिंह, डॉक्टर यशलेश त्यागी, डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी। इस अवसर पर 52 हेल्थ केयर वर्कर्स को भी कोरोना काल में फ्रंट लाइन सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। Recollections of what the last over 1 year has been about. Let me share with you, this is the first function I am actually attending in the COVID pandemic, and when of course our Rotarians and the IMA, they came to invite me. So I told them that I have been in the field throughout the last 1 year, but I have studiously avoided any function because I genuinely believe that COVID appropriate behavior has to be encouraged and we really need to get on with our work rather than functions. जहां एक तरफ डॉक्टर्स को सम्मानित किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मोहाली में डॉक्टर्स ने ब्लैक डे मनाया। डॉक्टर्स का कहना था कि छठे वेतन आयोग के बाद उनकी जो वेतन है उसमें कटौती की गई है, जिसको लेकर सभी डॉक्टर्स में रोष व्याप्त है। इसको लेकर डॉक्टर्स डे के अवसर पर मोहाली के सिविल अस्पताल फेज 6 में डॉक्टर्स द्वारा ब्लैक डे मनाया गया। मोहाली में इन दिनों अलग अलग कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। वहीं छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर भी विरोध में उतर आए हैं। वीरवार को डॉक्टर्स डे पर हड़ताल की गई। मोहाली के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी स्वास्थ्य सेवाएं बंद रही। उधर डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीज व उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, जो कि मानवता की तंदुरुस्ती के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं और हर वर्ष डॉक्टर्स डे पर डॉक्टरों के सम्मान के रूप में दिवस में मनाया जाता है। लेकिन वीरवार को जिला मोहाली के डॉक्टरों ने डॉक्टर्स डे को ब्लैक डे के रूप में मनाया। इस दौरान अस्पताल में OPD सेवाएं बंद कर दी गई। सिविल अस्पताल में OPD बंद का नोटिस चिपका दिया गया ताकि मरीजों को कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। फिलहाल एक दिन के लिए OPD सेवाएं बंद की गई। अगर मांगे ना मानी गई तो हड़ताल को और बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी परमिंदर सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से छठे वेतन आयोग में डॉक्टरों का NPA 25% से ले कम करके 20% कर दिया गया है, जिसके अलावा कई तरह की छेड़खानियां वेतन से की गई हैं। अगर वेतन विसंगतियों को दूर ना किया गया तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर परमिंदर ने बताया कि फिलहाल OPD सेवाएं बंद रखी गई हैं। इमरजेंसी सेवाओं के अलावा कोविड सर्विस भी जारी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है, लेकिन डॉक्टरों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वह निंदनीय है। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में गो तस्करी और गो मांस का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया। पुलिस स्टेशन यहाँ पर गो सेवक पहुंचे, कई हिंदू संगठन के सदस्य भी पुलिस स्टेशन में पहुंचे और गो तस्करी और गो मांस को लेकर जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में गोमांस के तस्करों की सूचना मिलने के बाद हड़कंप का माहौल बन गया। उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ से गायों को
तस्करी ले जाकर बाहर कत्ल खानों में भेजा जाता है। इसकी सूचना मिलने के बाद हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और कई संगठनों के सदस्य भी बापूधाम कॉलोनी में पहुंच गए। सभी हिंदू संगठनों के सदस्यों के साथ साथ स्थानीय लोग भी सेक्टर बापूधाम कॉलोनी की चौकी पर इकट्ठा हुए और इन गो तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 स्थित बापूधाम कॉलोनी में गौ मांस के साथ साथ गो तस्करी की सूचना भी मिली, जिसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ पर कई हिंदू संगठनों के लोग भी पहुंचे और स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध जताया। जय हिंद। मैं बलविंदर सिंह मलिक, वार्ड नंबर 5, शिवसेना हिंदुस्तान। आज मुझे 12:30 बजे के करीब अज्ञात सूचना मिली कि एक सेक्टर बापूधाम 26 सेक्टर के अंदर चंडीगढ़ में एक गौ माता का मतलब मांस बरामद हुआ है। वो करीब 60 किलो के करीब बताया गया था, लेकिन यहाँ पर 26 सेक्टर जो बापूधाम चौकी है उसके अंदर हम आए हुए हैं, पुलिस चौकी है उसमें, लेकिन वो 10-12 किलो ही बता रहे हैं। अभी पुलिस की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया कि कितने किलो गौ मांस यहाँ बरामद हुआ है और 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक। लेकिन अभी तक आला अधिकारी अभी यहाँ मौके पर कोई अभी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल हम चाहेंगे शिवसेना हिंदुस्तान के अभी यहाँ पे पदाधिकारी अभी धीरे धीरे पहुँचना इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो हम पुलिस चौकी इंचार्ज से मांग करते हैं जो भी उचित कार्रवाई हो उनके ऊपर, जो गौ माता का मांस मिला उन पर की जाए। और अक्सर मुस्लिम समुदाय में देखने को मिलता है, हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन ये आजकल हो ही रहा है। कभी कहीं पे गौ माता का शीश काटा जा रहा है, कहीं पे पैर बरामद हो रहा है, और आज देख लीजिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंदर गौ माता का मांस और ये डल्ले से बिक रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर। तो ये पुलिस को थोड़ा मुस्तैद होना पड़ेगा, क्योंकि 26 सेक्टर बापूधाम के अंदर अक्सर ऐसी वारदात पाई जाती है। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासन इस पर एक ठोस कार्रवाई करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। जय हिंद राष्ट्र। मामला श्रीमान जी, मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ से बाहर था, तो मुझे मेरे शिव सैनिक और हिंदू समाज के कुछ लोगों का फ़ोन आया, जिसके माध्यम से मुझे ये अवगत कराया गया कि आज तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे यहाँ पर कुछ लोगों के गलत मंशा, समाज को गलत तरीके से दंगा फसाद कराने की मंशा से यहाँ पर अवैध तरीके से गाय का मीट, परंतु ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भैंस का मीट है, तो इस तरीके के मीट को लाया गया है जो 2 बैगों में मौजूदा पकड़ा गया है। और इस मीट को जो है मौजूदा चौकी इंचार्ज मान रोहतास जी के अंडर में ये रखा गया है, और परंतु हमें पहले तो जाने नहीं दिया गया, परंतु हमारे हिंदू संगठन समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और शिव सैनिक भी पहुँचे, तो इस प्रकार के दबाव को देखते हुए इन लोगों ने हमें अंदर जाने दिया और बैग भी फॉर्मेलिटी के तौर पर करवाया, परंतु हम अपनी क्लियरली मंशा से नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो हम इसमें डॉक्टर हैं, ना ही हम इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और परंतु इन लोगों ने वहाँ पर एक कल्याण नामक व्यक्ति है, उसके घर पर इन्होंने बैग उठा के फेंक दिया। ये कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय कह लो या स्पष्ट शब्दों में है हिंदू समाज का कहना। अब जहाँ तक मेरी बात थी, अब मैं खुले शब्दों में कहना चाहूँगा कि ये लोग चाहते हैं कि किसी प्रकार से दंगा फसाद हो, परंतु हिंदू समाज इतना निर्बल नहीं है कि ये बातें सोचे और समझे ना। उन्होंने उसकी पुष्टि करी और अपने हिंदू लोगों से वहाँ पे विचार परामर्श किए कि इसमें हमारा जो कल्याण है व्यक्ति वह कतई निर्दोष है, और उसको सिर्फ गुमराहित करने के लिए और इन्होंने अपना पलड़ा झाड़ने के लिए उसके कंधे पे बंदूक रख के उसके घर के बाहर ये मीट फेंका है। वो हिंदू लड़के इसलिए पकड़ाया गया कि जब ये पकड़े गए थे तो उसकी जो मांस की पोटली थी उसकी छत पे फेंक दी थी इन्होंने, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। तो पुलिस से हमने रिक्वेस्ट की कि उसको छोड़ दी जाए, क्योंकि वो नजायज़ पकड़ा गया था, उसको आप रिहा कीजिए। बाकी जो कुछ लोग फरार भी हैं और 2-3 अंदर हैं। अभी नाम है इनका, कई नाम बताए हैं, मुस्तफ़ा है, रोशन कोई है, रोशन है, शहजाद वगैरह कुछ नाम इनके, कुछ और लड़के भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और कंप्लेंट तो अपने आप चोरी करके नोरी करते रहे, उसका क्या बोल सकते हैं आप। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर जगह जगह कैंप लगाए गए और अपनी पीठ थपथपाई गई, लेकिन ESW यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन कॉलोनी धनास में कैंप लंबे अंतराल के बाद लगा। बेशक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, वह भी स्थानीय लोगों की मदद के साथ, लेकिन लोगों के उत्साह में यहाँ पर कमी देखने को नहीं मिली। शहर में जहां वैक्सीन कैंप लगाने का दावा किया जाता है, वहीं इन दावों को अगर हकीकत में देखें तो धनास की EWS कॉलोनी में अब जाकर कहीं वैक्सीन कैंप की शुरुआत की गई है।
जहां काफ़ी लंबे समय से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तरस रहे थे। यह वैक्सीन कैंप सरकारी स्कूल में लगाया गया, जहां पर काफ़ी मात्रा में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। इनमें 18 साल से ऊपर के लोग भी थे और 45 साल से ऊपर के लोग भी थे। सभी बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस वैक्सीन कैंप को लगवाने के लिए हाउसिंग कॉम्प्लेक्स धनास वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान चौहान ने पहल की थी और उनके द्वारा ही अफसरों ने ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में वैक्सीन कैंप लगवाने के लिए एप्लीकेशन लिख कर दी थी। वहीं चौहान ने कहा कि यहाँ के लोग भी वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार थे, लेकिन कैंप ना लगने के कारण टीका नहीं लगवा पा रहे थे। उन्होंने इसके लिए हेल्थ विभाग का भी धन्यवाद किया है। वहीं व्यक्ति वैक्सीन की टीम के इंचार्ज ने कहा कि उनकी ओर से यहाँ पर 1 हफ्ते से ऊपर का कैंप लगाया जाएगा ताकि कोई लोग वैक्सीन लगवाने से ना बच सके। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों की पालना करने के लिए सभी से अपील की जाती है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में लगभग 55,000 लोग यहाँ रहते हैं और इसको वैक्सीन से दूर रखा गया था, तो काफ़ी समय से लोगों की मांग चल रही थी। हमारे पास लोग लगातार अपील कर रहे थे कि ये टीकाकरण का यहाँ कैंप लगवाया जाए। मैं यहाँ पे, मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है और मैं रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। उसी माध्यम से लोग हमसे अपील भी कर रहे थे कि आप सरकार में बात करें। तो हमने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर मनजीत सिंह त्रही जी से बात की उसे कि यहाँ पे टीके का कैंप लगाया जाए। खुशी से टीका लगवा रहे हैं, लोगों में जागरूकता काफ़ी फैली है। हमारी पूरी टीम काम कर रही है लोगों को बताने के लिए कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। हमारी टीम में रमेश चंद्र जी, मौलवी इसरार जी, ये लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लोगों को घर घर जाके बता रहे हैं जिससे भी लोग टीका लगवाएं, और लोग आ भी रहे हैं, खुद ही चल के लोग आ रहे हैं। कल बहुत कम लोग थे, लगभग 200 लोग आए थे और आज काफ़ी लंबी लाइन है, कतार लगी हुई है, लोग अपने आप ही यहाँ टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं। और चंडीगढ़ में इस हफ्ते यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आरबीआई बैंक के सामने पहुंच गए। इन कार्यकर्ताओं को लोन चाहिए था और लोन भी इसलिए चाहिए था ताकि वह अपनी गाड़ियों में, अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल डलवा सकें, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल अपने वाहनों में डलवाने के लिए उन्हें लोन की आवश्यकता है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। अपने प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं हाथों में होर्डिंग लिए हुए थे, जिसमें वह सेक्टर 17 स्थित आरबीआई कार्यालय के बाहर लोन लेने पहुंचे हुए थे। यह लोन वह पेट्रोल व डीजल भरवाने के लिए ले रहे थे। इस दौरान यूथ कांग्रेस ने इस प्रदर्शन में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इस तरह रोजाना बढ़ती जा रही हैं जिससे आम आदमी को लोन ही लेना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम 100 रुपये तक और कई राज्यों में 100 से पार पहुंच चुके हैं। मोदी सरकार इस तरह से आम जनता पर महंगाई की मार रही है और लोगों की हदों से उनकी जीविका निकलती जा रही है। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वह लोन लेने आए हैं और वह विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी की तरह लोन लेकर देश से भागेंगे भी नहीं। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोन की मांग वह कर रहे हैं। लोन लेकर वह इसे लौटाएंगे भी। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੰਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 1-2 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਲੋਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਲੋਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਕਰਦਾ 15-16,000 20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ मोटरसाइकिल तो चला सकते। प्रधान जी लीडरों ने भी मोहाली में प्रदर्शन कर रहे अस्थायी शिक्षक इस हफ्ते चंडीगढ़ की सीमा में घुस गए। पहले मोहाली में प्रदर्शन किया गया, मोहाली के आला अधिकारियों से बातचीत की गई, लेकिन वहां पर बातचीत बेनतीजन रही, जिससे रुष्ट हुए रोषित यह अस्थायी टीचर चंडीगढ़ की तरफ कूच कर गए। चंडीगढ़ पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन यह नहीं माने। इन्होंने बैरिकेडिंग तोड़नी शुरू कर दी। इसके बाद यहाँ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कृषि कानून रद्द करवाने के लिए दिल्ली में चल रहे संघर्ष के शनिवार को 7 महीने पूरे होने पर देश भर में राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को
याद पत्र सौंपे गए। वहीं पंजाब के किसानों ने पहले मोहाली में बड़ी रोष रैली की। जैसे ही चंडीगढ़ में प्रवेश किया, वहां किसानों पर पानी के बौछारें छोड़ी गई, जिससे कई किसानों की पगड़ियां उतर गई। इसके बावजूद किसान बैरिकेड तोड़कर राजभवन के पास पहुंचने में कामयाब रहे। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाते हुए किसान जथेबंदियों ने शनिवार को पहले मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब के सामने बड़ी संख्या में रोष रैली निकाली, जहां पर किसान नेता बलबीर सिंह राजेवार, रुलदू सिंह मानसा, हरविंदर सिंह लोखोवाल और सतनाम सिंह बहिरू समेत बड़ी संख्या में किसान नेताओं ने संबोधन किया और केंद्र को चेतावनी दी कि तीनों कृषि कानूनों को फौरन रद्द कर दिया जाए। किसानों ने कहा कि केंद्र की ओर से गैर संवैधानिक तौर पर पास किए गए कृषि कानूनों से राज्य के अधिकारों में सीधा दखल है। किसानों ने कहा कि चाहे संघर्ष 2024 या फिर जीवन भर चले, कृषि कानून रद्द होने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हरविंदर सिंह लोखोवाल ने कहा कि किसान पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि वह मोर्चा शांतिपूर्ण निकालेंगे। राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को यादगारी पत्र सौंपेंगे। पुलिस जहां रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। इसके बाद किसानों ने राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए चंडीगढ़ में पैदल कूच किया। जैसे ही किसान सड़कों पर उतरे तो ऐसा लग रहा था जैसे हरे लाल पीले झंडों का फ्लड यानी बाढ़ आ गई हो। पूरी तरह मोहाली चंडीगढ़ की सड़कें जाम हो गई। वीपीएस चौक से आगे गीता भवन मंदिर के पास चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर किसानों को रोक लिया, लेकिन बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों के आगे पुलिस के बैरिकेड नाकाफी रहे और किसान बैरिकेड हटाकर चंडीगढ़ में दाखिल हो गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन से अचानक ही कार्रवाई शुरू कर दी और पानी की बौछारें मारकर किसानों को रोकने की कोशिश की गई, जिससे कि किसानों के पगड़ियां तक उतर गई। चंडीगढ़ में दाखिल होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने पानी की बौछारें क्यों चलाई, जबकि वह कह चुके थे कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। चंडीगढ़ पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने किसान नेताओं से बात नहीं की, सीधे कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसी कार्रवाई से उनकी पगड़ियां तक उतर गई। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। और चंडीगढ़ कूच करेंगे हो, चंडीगढ़ कूच करेंगे हो, ਹਾਂਜੀ चंडीगढ़ कूच करेंगे हो। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੂੰਜੂਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਪੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ और तुसा देनी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बूटा सिंह और बलबीर सिंह राजेवार ने कहा कि उनकी रैली शांतिपूर्वक चल रही थी, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोकने के बजाय पुलिस ने सीधी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वह आलोचना करते हैं। महीनों दिल्ली के बॉर्डर घेर कर बैठे किसानों ने शनिवार को आंदोलन में जान फूंकने की पूरी कोशिश की। पूरे पंजाब से हजारों किसान मोहाली के रास्ते चंडीगढ़ पहुंचे, तो हरियाणा के किसानों ने पंचकूला के रास्ते चंडीगढ़ में प्रवेश किया। इसके बाद आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन करते हुए किसान चंडीगढ़ में करीब 6 से 7 किलोमीटर अंदर घुस गए। हालांकि राजभवन के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों ने गवर्नर के नाम ज्ञापन डीसी को दिया और वहां से वापस लौट गए। किसानों का संयुक्त मोर्चे ने कहा कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा, पर कई जगहों पर किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें भी की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान घायल भी हो गए। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानूनों को पास कर दिया है। इन्हें हटाने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पिछले 7 महीने से ज़्यादा समय से कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। किसानों ने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, नहीं तो इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਜਭਵਨ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ
देखो किते भी जिथे चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ मैं एक बार फिर बाकी और चीज़ा नहीं सिर्फ मोहाली नगर निगम का विस्तार किया जाएगा जिससे इसके वार्डों में भी बढ़ोतरी होगी। यह फैसला लिया गया है नगर निगम की बैठक में। लेकिन यहाँ पर जो विरोधी पार्षद हैं उन्होंने विरोध जताया है। इन पार्षदों का यह भी कहना था कि जो नगर निगम का विस्तार करने की बात नगर निगम में की गई है यह केवल राजनीतिक स्टंट है। मोहाली नगर निगम की ओर से करीब आधा दर्जन गांवों और दर्जन के करीब नए सेक्टरों को अपने अंतर्गत लाने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। सरकार से इन प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने के बाद शहर की सीमाएं बढ़ जाएंगी और आने वाले समय में यह राजनीति पर भी अपना असर डालेगी। उधर आज़ाद गुट के विरोध पार्षद की बिना विकास एरिया को नगर निगम में शामिल करने का विरोध किया है और एक परिवार को फायदा पहुंचाने की बात भी इन विरोधी पार्षदों ने कही है। नगर निगम के हाउस मीटिंग का आयोजन वर्चुअल तरीके से मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू की अध्यक्षता में किया गया। नगर निगम के कार्यालय में मेयर के अलावा सीनियर डिप्टी मेयर अमरीक सिंह सोमल, डिप्टी मेयर कुलजीत सिंह बेदी और कमिश्नर नगर निगम मोहाली डॉक्टर कमल कुमार गर्ग मौजूद रहे, जबकि शेष सभी पार्षद अपने अपने घरों से इस मीटिंग के साथ जुड़े। आज़ाद गुट के विरोध पार्षद की नोकझोंक के बीच मीटिंग के दौरान सर्वसम्मति से कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई और उन्हें मंजूरी के लिए आगे सरकार के पास लोकल बॉडीज विभाग में भेज दिया गया। इस प्रस्ताव में सबसे अहम प्रस्ताव नगर निगम की हदों का विस्तार है। नगर निगम की ओर से करीब 1 दर्जन गाँवों को सेक्टरों को अपने अंतर्गत लाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, जबकि यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। सरकार की मोहर लगने के बाद शहर का विकास हो जाएगा, शहर का विस्तार हो जाएगा। जितना एरिया बढ़ाया गया है उसके अनुसार शहर में 2.5 दर्जन नए वार्ड बनने की उम्मीद है। मीटिंग में बताया गया है कि शहर के सेक्टर 91, 92, 82, 66, 74 के अलावा गांव बलोंगी, बड़माजरा, बरियाली आदि एरिया को निगम की हद में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है। मेयर अमरजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि जो एरिया निगम की हद में शामिल किया जा रहा है वहाँ पर अब सही प्रकार से विकास कार्य हो पाएंगे और वहाँ के लोगों को भी निगम की सुविधाएं मिल पाएंगी। मेयर ने कहा कि लोगों की ओर से काफ़ी लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही थी और साथ ही कहा जा रहा था कि एरिया को नगर निगम में शामिल किया जाए। वहीं डिप्टी मेयर कुलजीत बेदी ने कहा कि लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए इस प्रस्ताव को पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो पार्षद इसका विरोध कर रहे हैं वह राजनीति से प्रेरित हैं। इसका जवाब शहर की जनता उनको देगी। नगर निगम की ओर से एरिया विस्तार के जाने के प्रस्ताव को पारित करने के बाद मोहाली की सियासत गर्मा गई है। आज़ाद ग्रुप के पार्षदों ने कहा है कि नगर निगम की हद को बढ़ाकर जो एरिया विस्तार का प्रस्ताव पारित किया गया है वह केवल एक राजनीतिक स्टंट है और एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, इसलिए प्रस्ताव के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज़ाद ग्रुप की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें शामिल पार्षदों ने कहा कि नगर निगम के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो इतने एरिया का विकास कार्य करवा सके। पार्षदों ने कहा कि निगम की ओर से लांडरा और लखनऊ को इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि यह केवल एक राजनीतिक स्टंट है। आज़ाद ग्रुप के वरिष्ठ पार्षद सुखदेव सिंह पटवारी ने कहा कि नगर निगम की ओर से जो भी एरिया निगम के अंतर्गत लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है वहां पर कैबिनेट मंत्री सिद्धू ने अपने निजी रिश्ते रखे हैं, जिस पर एरिया को निगम में लाया जा रहा है। कारपोरेशन की मीटिंग हुई है जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਆਪਦਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫੇਲ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹ ਵਰਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉੱਪਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕਰਤੀ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ
ਤੇ ਮੋੜ ਸ਼ਾਰਪ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ, 100 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਕਿਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸੋਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬੋਲੂੰ, ਸੇਠੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 6 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਹੁੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ 10,000 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 10,000 ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਲਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਸੀਵਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਲਾਸ 4 ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਢਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਚੱਲਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰ ਬੋਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਮਤਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਊਗੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਲੇ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਵਰ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ 11 ਫੇਜ਼ 6 ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫੇਜ਼ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸੜਕ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਫਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਚ ਘਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਫਨ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਾਈਨ ਤੋੜੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਈਫਨ ਤੋੜੋ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਫੇਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਸਟਾਫ ਲੈ ਲਓ, ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਡੀਓ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਸੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਐਸਸੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਐਸਸੀ ਆਪਣੇ ਐਸਡੀਓ ਜੇ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਰਕ 'ਚ 110 ਬੂਟੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 900 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਲੱਗ ਗਈ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਦਵਾਈ ਇੰਨੀ ਪਾਤੀ 100 ਦਾ 100 ਬੂਟੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੀਵਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਟਰੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੈਣਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर मंजीत सिंह सेठी ने कहा कि हर गांव और सेक्टरों को नगर निगम में शामिल करने के विरोध में नहीं, लेकिन जो एरिया प्राइवेट सेक्टरों का लिया जा रहा है उनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट निगम को पहले लेना चाहिए और इसके साथ ही जिन गांवों का विस्तार किया जा रहा है वहां अवैध कब्जों का भी क्लियरेंस लेना चाहिए, नहीं तो अवैध कब्जे भी वैसे ही रह जाएंगे। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲਸ ਹੈ, ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇ ਲਏ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਰਿਮੂਵਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ 111 118 117 116 ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ TDI ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਮਾਂਡਾ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ FIR ਘਟਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ TDI ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ FIR ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਮਾਂਡਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਟੇਕ ਓਵਰ ਤੇ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਮਾਂਡਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਟੇਕ ਓਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਮਾਂਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਓਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਲੈਂਡ ਦੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 128 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਈਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਂਗੀ ਕਲੋਨੀ ਸੈਕਟਰ 119 118 ਸਮੇਤ ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਸਤ 32 ਬੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਥ ਬਸਤ 32 ਲੈਣੀ ਹੈ। 2 ਹੱਥ ਬਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਚ ਕਲੋਨੀ ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਬਸਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਚੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ ਮੋਟਿਵ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਮਾਂਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉਹਨੇ ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਆਊਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਗਮਾਂਡਾ ਕਰਦਾ। ਗਮਾਂਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੰਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਸੁਹਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਮਦਨਪੁਰ ਪਿੰਡ, ਮਟੋਰ ਪਿੰਡ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੱਥੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੈਕ ਡੇਟਾ 'ਚ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਹਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਕੁੰਬੜੇ ਦੀ 13 ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 3 ਗੱਜ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਦੋਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 100% ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਦ ਬਸਤ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸਬਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਚ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣ ਸਾਡੇ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਟੋਟਲ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ, ਟੋਟਲ ਇਲੀਗਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ F&C ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਭੇਜੋ, ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿਛਲੀ F&C ਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। F&C 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ नहीं हो रहा कारपोरेशन। पूर्व पार्षद परमिंदर सोहाना ने कहा कि जो एरिया निगम में शामिल किया जा रहा है वहां या तो सिद्धू परिवार के निजी रिश्ते हैं या फिर वहां पर अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। नगर निगम ने जो नई गौशाला के लिए प्रस्ताव पारित किया था उसको लेकर यह बताया जाए कि इसके सदस्य कौन है, इस गौशाला का अध्यक्ष कौन है। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू अपने पद का फायदा लेकर ऐसा कर रहे हैं। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ, ਉਹ 50 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 30 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 20 ਗੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ।
ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਉਨੇ ਗੱਜ ਹੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹੀ MLA ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਬਾਈਲਾਸ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣੇ 50 ਗਜ਼ ਦੇ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਾਈਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਗਊ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੌਂਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਟ ਸੀਗਾ, ਹਰਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੜੱਪ ਗਏ। 5-5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਏਕੜ, 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਗਊ ਗੋਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਕੌਣ ਉਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? 2222 ਬਲਬੀਰ सिद्धू बाल गोपाल है, चेयरमैन है। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 की मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट करने की वारदात सामने आई है। यहाँ लगे CCTV कैमरे में यह पूरी वारदात कैद हो गई। आरोपी युवक यहाँ पहुंचे और सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने लगे। कारण क्या था इसका पता नहीं चल सका। मौके पर पुलिस भी पहुंची, शिकायत दर्ज की गई, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया और इन आरोपियों को बाद में बेल पर छोड़ दिया गया। सेक्टर 15 चंडीगढ़ की मार्केट में बरामदे में सोए हुए 3 गार्डों के साथ 2 युवकों ने मारपीट की। उन्हें उनके ही डंडों से पीटा गया। मामले में सेक्टर 11 थाना पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए दोनों को पकड़ लिया है, जिन्हें ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और बेल पर छोड़ दिया। सेक्टर 15 में दुकानों पर रात को बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करने वाले मृत्युंजय के मुताबिक घटना रविवार रात करीब 12 बजे के आसपास की है, जब 4-5 लड़के आए। उनमें से 2 लड़कों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्हें कोई कारण नहीं बताया और उनके डंडों से उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने उसके पैर भी पकड़े, लेकिन वह उन्हें मारते रहे। पहले सिक्योरिटी गार्ड को पीटा, उसके बाद साथ में सोए हुए 3 लोगों के साथ मारपीट की। मृत्युंजय के मुताबिक वह आकर बस गालियां देने लगे और फिर मारने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वह उन्हें क्यों पीट रहे हैं। वहीं यह घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि पहले एक शख्स बिना टी-शर्ट के आता है, वह एक गार्ड को डंडे मारता है। इसके बाद दूसरा शख्स आता है जो कि दूसरे लड़कों को मारने लगता है। एक बार तो यह इतनी जोर से प्रहार करता है कि उनकी रोड भी मुड़ जाती है। चंडीगढ़ के सेक्टर 23 के एक ज्वेलर्स की वर्कशॉप में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और यह वारदात यहीं के एक कारीगर ने अंजाम दी है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। शहर के सेक्टर 23 के शोरूम के ऊपर बने एक कमरे में रविवार सुबह महालक्ष्मी डायमंड वर्कशॉप से एक कारीगर 1.25 करोड़ कीमत के गहने व 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। आरोपी बंगाल के हुंगली का रहने वाला आकाश है। आकाश और अन्य कर्मचारी वर्कशॉप में ही काम करने के बाद रात को वहीं पर सोते थे। चोरी करने से पहले आरोपी आकाश ने साथियों को यह कहकर शराब पिलाई कि उसका आज जन्मदिन है। आकाश ने शराब में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिस वजह से सभी कर्मचारी जल्दी सो गए। इसके बाद आरोपी तिजोरी से ज्वेलरी लेकर फरार हो गया। सेक्टर 17 थाना पुलिस ने वर्कशॉप के मालिक अनूप कोहले की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है। वर्कशॉप चलाने वाले अनूप कोहले की ओर से अपने सारे कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाई हुई थी। अनूप के अनुसार आरोपी आकाश पहले भी उनके साथ काम कर चुका था। बीच में वह काम छोड़कर चला गया था, लेकिन 1.5 साल पहले दोबारा काम करने आ गया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि जिस लॉकर को एक कमरे से उठाकर वॉशरूम में रखा गया वह बहुत भारी था। ऐसे में एक आदमी उसे उठाकर नहीं रख सकता। लॉकर का वजन करीब 80 किलो के ऊपर है, इसलिए शक है कि आकाश के साथ कोई और भी था, क्योंकि अकेला उस तिजोरी को उठाना मुश्किल था। लगभग कितनी लागत है सर? दुकान का नाम लगभग कितनी कीमत है? 2 लाख के करीब है बस। 2 लाख के नहीं, 2 करोड़ 1.5 किलो सोना है। 1.5 किलो, हाँ 2-2.5 करोड़ कुछ ज्वेलरी अलग से है। जी, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास बताया गया है। कीमत कितनी होगी टोटल इसकी? हाँ भाई। तो सिटी हलचल दिस वीक में हमने बताने का प्रयास किया वह जो इस हफ्ते मुख्य समाचार थे जो जानना बहुत जरूरी था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल। और हाँ, हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल रोशन भव सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर कंटेंट में ज़रूर आपको कोई ना कोई स्टोरी अवश्य मिलेगी। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए
सिटी हलचल। नमस्कार।